अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे तो शानदार डिस्कशन होगा। डिस्कशन के ही आधार पे चीजें अच्छे तरीके से निकल के आएंगी। सर एक बार मैं बताने का प्रयास करूंगा। जी जी प्लीज कंटिन्यू गायत्री ना। कौन बताने का प्रयास गात्रों को चलिए त्रायन करने मैं वाली। प्रयास कर रहा हूँ एक बार कि गायत्री का मतलब एक वैदिक मंत्र से लिया जाता है जो सविता देवता यानी कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे अर्थों में ऐसा बता सकते हैं कि एक पवित्र कविता है। उनके अलावा भी एक दो और अर्थ निकलते हैं कि एक देवी के रूप में हम जिसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, और वेदों की प्रशंसा करते हुए गायत्री को। तो ऐसे लगभग हमारे पास 4-5 अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। और अपने बता दें कि लगभग ये 4 ही अर्थ, 4 या 5 हम अलग अलग मंतव्य जहां तक हमारा दृष्टिकोण जाता है कि सविता देवता को, सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करता है, या एक कविता के रूप में, एक देवी के रूप में, वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में, इस प्रकार। गात्रों को त्रायते इति गायत्री। बढ़िया है, ठीक है, काफी काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और कोई इस पे अपना कुछ अति विशिष्ट विवेचन करना चाहे तो स्वागत है आपका भी। सर जैसे उपनिषद में मैंने इसको पढ़ा था सर कि गायत्री और सावित्री दो बहनें हैं। तो सावित्री जो है उनका गायत्री, हाँ सावित्री जो है उनको वट वृक्ष जो पूजा जाता है तो उसमें आ जाती हैं, और गायत्री जी को मतलब स्पेशल उनको मतलब आशीर्वाद मिला था तो उनको महापूजनीय मतलब गुरु मंत्र में रखा गया, मंत्र में रखा गया। कुछ इस टाइप का सर मैंने पढ़ा था। सर मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें कि मैंने भी पहले पढ़ा था थोड़ा सा कि ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी, गायत्री जी और सावित्री जी, 2 बहनें। और जो गायत्री माँ है वो जो चेतन जगत है उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और जो सावित्री माँ है वो भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उससे रिलेटेड है ये थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आज गायत्री विषय पे इसलिए थोड़ी सर ये आपने बताया था अभी मंडल का याद नहीं आ रहा, किसी मंडल से लिया गया है उस वजह से इसका गायत्री नाम पड़ा, अभी मंडल का याद नहीं नाम याद आ रहा है। इनपुट बड़ा अच्छा है। दरअसल ना सबसे पहले हमें प्रश्न ही समझना है कि आपका प्रश्न क्या है, गायत्री, गायत्री मंत्र या गायत्री मैं ये शब्द? जानने में बड़ा इंटरेस्ट रख रहा हूँ आप सभी लोगों से कि ये जो गायत्री मंत्र है इसे गायत्री मंत्र क्यों कहा गया। नंबर 1, क्योंकि इसका जो अर्थ निकल के आता है वो सामान्य तरीके से यही है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वही परमात्मा हमें सन्मार्ग पे प्रेरित करते जिसको हम अंतरात्मा में धारण किए हुए। अब इसमें कहीं माता जी का तो नाम ही नहीं आया, ना तो कहीं शक्ति का नाम आया। जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि गायत्री माता हमें उस पथ पे प्रदर्शित करें। वो परमात्मा जो है, परमात्मा यानी वो जो ब्रह्म है। जबकि सावित्री जो शब्द आता है वो सवृत देवता के आधार पे आता है। तीसरा मंडल, 62वां खंड, 10वां श्लोक ऋग्वेद चल रहा है। तैतरीय अरण्यक जो इसके विषय में बहुत शानदार वक्तव्य जारी करता है, इसी विषय में बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस आती हैं। स्वामी विवेकानंद का भी डिस्क्रिप्शन है। मैं योग शिक्षकों से, मैं विद्वानों से नहीं, मैं तो बतौर योग शिक्षकों से ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट रख रहा हूं कि आप गायत्री मंत्र बोले जा रहे हो। किसी दिन आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये गायत्री है कौन, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो। एक योगा टीचर से पूछा गया, एक मेरे मित्र हैं अभी थोड़े दिन पहले कहानी सुना रहे थे, वो बताए कि एक आसन कराया उन्होंने अपने क्लाइंट को, भुजंग आसन। और भुजंग आसन कराया तो उनके क्लाइंट ने पूछ दिया कि सर ये इस आसन का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला भुजंग आसन। बोले इसको भुजंग क्यों कहते हैं। अब वो परेशान हो गए बेचारे, अब क्या बताएं। तो उन्होंने आनन फानन में कहा कि हम लोग जमीन, भू यानी जमीन, उससे जंग कर रहे हैं, यानी उसके विपरीत जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम भुजंग रखा हुआ है। ठीक है। आप कल्पना कीजिए कि आनन फानन में दिए गए ऐसे उत्तर कितने घातक हो जाते हैं ना। इसीलिए गायत्री को जानना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। मन जो भी करो जीवन में, मेरे हिसाब से जो भी A to Z, whatever you want to do, जो भी आप
प्रिटेंड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आप जरूर उस पर एक बार गौर कीजिए कि क्या है, किस तरीके से इसका पूरा क्रम चलता है। और इसके विषय में जब आप थोड़ी चर्चा करेंगे तो मैं कभी और दर्शन शास्त्र जब हम लोग शुरू करेंगे तो मैं व्यापक मात्रा में बताऊंगा, क्योंकि तीसरा जो मंडल है, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं ये भी बड़ा जरूरी है। प्रश्नों में प्रश्न घुसा रहता है, याद रखिए। 10 के 10 मंडल हैं, ये बोला जाता है कि ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अच्छा, गायत्री मंत्र है, छंद है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है, क्या है? पहले तो ये भी जरूरी है ना। कितनी मात्रा है ये मंत्र? ऐसा है, गायत्री एक छंद है। हाँ छंद है, बढ़िया बात है। 8 8 मात्राओं का तीन तीन बार समामेलन होता है, एक छंद बन के आता है, कुल 24 मात्राएं निकल के आती हैं। ओम अकेला मतलब यही पहला मंत्र है जिसके पफिक्स के तौर पे ओम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, पहली बार इसका प्रयोग आता है। और अन्य बहुत कम मंत्रों के साथ ओम शब्द का प्रयोग आता है शुरुआत में। भूर्भुवः स्वः यानी तीनों लोकों का भी वर्णन इसी मंत्र में आ जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है ना। तो ऐसे अर्थ कई सारे हैं, अब इस पे बात करेंगे तो बहुत डीप हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, कल भी मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था और आज भी मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी करें उस पे एक बार वॉच डॉग बन के जरूर देखिए कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप। क्योंकि बिना आप अपने मार्ग को प्रशस्त किए हुए इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते जिस दिशा में आप नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। नेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है डिफरेंट अप्रोच, एक ऐसा मार्ग जहां पे सामान्य व्यक्ति छोड़ना समाप्त करे और आप वहीं से शुरू करें। इन दो मार्गों के मध्य के तौर पे अगर आप स्थापित होंगे तो आप एक सामान्य टीचर बनेंगे, उसके टॉप पे स्थापित होंगे तो नेट क्वालिफाई बनेंगे, और यदि पैरा एक्सपर्टाइज आप लेके आते हैं तो आप फिर जेआरएफ बनते हैं, जहां पे आप एक्सट्रीम लेवल पे पास कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? 2 उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है, आगे भविष्य में और उदाहरण आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। हेडिंग डाल लीजिए कोशिका अर्थात सेल। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर इसको ऐसा भी बोलते हैं क्या कि जो है गायत्री मंत्र को सबको नहीं बोलना चाहिए? अब उसके विषय में वैदिक बहुत सारी नीतियां हैं, जो जो अरण्यकों का की नीतियां हैं। देखिए, हर एक मंत्र जो है वो कुछ विधानों पे फॉलो किया जाता है। जैसे ब्राह्मण क्या कहता है, अरण्यक क्या कहता है, ऐसे ही और अन्य जो सिस्टम है, संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं। तो संप्रदायवादों में अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अरण्यक जो है, तैतरीय अरण्यक, वो अलग तरीके से बताता है। ठीक है, तो इनका डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोग इसको सामान्य मानते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने इसके लिए सबके लिए ये सुनियोजित कर दिया। तो इसका अच्छा या बुरा वो सब वो व्यक्ति झेलेगा जिसने बताया आपको। और यदि ऐसा है कि नहीं बोलते हैं तो उसको बताने वाला उसको झेलेगा, है ना। तो वो सारी अलग अलग चीजें हैं। आपको तो जैसे घर के अंदर 220 वॉट की या जितने की भी लाइट आपके घर में आ रही है, वो 11,000 से कम हुई है तभी तो आपके घर में आई है। मेन लाइन पे तो 11,000 चल रही है, और उससे भी जो मेन लाइन है उस पर 36,000 वोल्ट चल रही है। तो 36,000 तो आप अपने घर में चला नहीं रहे हैं, यानी एक ट्रांसफार्मर है। गुरु जो है वो ट्रांसफार्मर के तौर पे होता है, हाई एनर्जी को बहुत आराम से आपके घर में प्लेस कर देता है। और जो भी बोले गुरु, आंख बंद कीजिए, बस फॉलो करते रहिए, क्योंकि हनुमान बनने की यात्रा ये गुरुता के ही पक्ष पे है। हनुमान को अगर आपको हनुमान यानी पूजनीय बनना है अपने जीवन में, तो यू मस्ट बी लाइक अ हनुमान। क्योंकि हनुमान जो थे वो शिष्य किसके थे? भगवान के। और अर्जुन शिष्य किसके थे? भगवान के। तो अर्जुन की कैपेसिटी अलग है और हनुमान की कैपेसिटी अलग है। अर्जुन पूजे नहीं गए, हनुमान हमेशा पूजे गए। अर्जुन को बार बार जानना था कि ये क्यों करूं मैं, क्या करूं मैं, तुम कोई हो, मुझे पता है कि तुम माधव हो, हे केशव, हे माधव, हे गोविंदा, तुम सब कुछ हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने पिताजी को मार दूंगा या अपने चाचा जी को मार दूंगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा? अपने भाई बंधुओं को क्यों मार? मामकाश्च पांडवाश्चैव, है ना, किम कुर्वत संजय, माने मेरे और पांडवों के, ये तो उनका उनका दर्शन है धृतराष्ट्र का। लेकिन अर्जुन को भी ये पता है कि वो सब मेरे ही हैं। अर्जुन गीता में यही कहते हैं कि मैं तो इससे बढ़िया भीख मांग लूं जाके, किसी किसी जगह पे चला जाओ। प्रथम अध्याय पढ़िएगा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये, कई बार हमें ईश्वरीय सत्ताओं को बस स्वीकार कर लेना है कि जैसा कहा सब सही है। आइए कोशिका की तरफ चलते हैं, बिना लेट किए हेडिंग डाल लीजिए कोशिका। सर क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न के बाद हम सबके ना दिशाएं अलग अलग हो गई हैं, है ना। टॉपिक हो जाएगा, बस 1 मिनट, कि इस प्रश्न के बाद हम सबकी दिशाएं अलग अलग हो गई हैं, है ना, गायत्री को लेके। तो अगर एक बार वो दिशा आप एकत्र कर दें हम सबकी, उसके बाद अगर शुरू करें तो हमें लगता है कि सबका विचार वापस यहाँ पर आ पाएगा, मन लग पाएगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसीलिए तो दूसरा आपने दूसरा दूसरा एपिसोड देखा था,
है ना। अभी आई तो है मूवी सालार सीज फायर, आगे इसीलिए तो दूसरी सीरीज देखोगे जब आप एक बार कंप्लीट कर लोगे। इंतजार कीजिए, दर्शन शास्त्र में जब हम लोग प्रवेश करेंगे, फिलोसफी में, तो मैं जरूर ये दार्शनिक बातें करूंगा कि कैसे ये दर्शन चलता है। दर्शन के विषय में बड़ा मेरी भी बड़ी रुचि है, तो लेके मैं जरूर आप लोग को वहां प्रवेश करूंगा। फिलहाल हेडिंग डालते हैं कोशिका, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें फिर कुछ बातें, नई बातें लेके आएंगे। हेडिंग डाल लीजिए कोशिका, पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। चलते हैं कोशिका। देखिए, कोशिका के विषय में मैं आप लोगों को बताया था पिछली कक्षा में भी कि कोशिका शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अंतिम इकाई है। अभी तक के रिसर्चेस के अनुसार पहले क्या होता था कि वैज्ञानिक कहा करते थे कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने, यानी सबसे छोटी इकाई ऊतक हो सकती है, लेकिन जब कोशिका आई तो ये सिद्धांत बदल गया। ठीक है, और इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। एक कोशिका और तकरीबन 12 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनको आपको बिल्कुल याद करना होगा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस को खोज लेने वाले बेंडा और गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी तक सबका योगदान है। और सभी योगदान आपके शरीर के लिए, आपके आपके परीक्षा के लिए और आपके जीवन के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग कोशिका की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का क्या तात्पर्य होता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मतलब ये है कि ऐसी फंक्शनल यूनिट जिसके अंडर में कई सारे एलिमेंट्स हैं और वो सारे एलिमेंट मिलके किसी एक नियत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। किसी एक नियत उद्देश्य को, एक नियत उद्देश्य है चाहे जो हो, और वो नियत उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो उसका उद्देश्य सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन है या एडीपी प्रोडक्शन है या आपके शरीर में वृद्धि है या आपके लिए कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स का सेक्रेशन करना है। जैसे पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स पाई जाती हैं, बीटा सेल्स पाई जाती हैं, गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ नियत हार्मोन्स का प्रोडक्शन उनका एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे ही आपकी कुछ हड्डियां हैं, है ना, जैसे फीमर हड्डी को मान लीजिए, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं हैं, उनका उद्देश्य आपके शरीर को दृढ़ता प्रदान करना है। तो हमें उस पे फोकस नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इस बात को समझना है कि कोशिका एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जिसका एक जैसी कोशिकाएं जब मिलती है तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य प्राप्त करने हेतु तो वो कार्यरत हो जाती है। और ऐसी हजारों लाखों ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे शरीर के अंदर जो इस पूरे क्रम को संचालित कर रही हैं। इस सामूहिक अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान शब्द लिखिए फिर से, कोशिका विज्ञान। इसको अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे साइटोलॉजी। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, एक बार पूछा गया कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी जो शब्द है वो कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी, CYTOLOGY। और ये साइटो जो शब्द है इसको मार्क करके रखिएगा, क्योंकि जितनी बार साइटो शब्द आएगा वो हर बार कहीं ना कहीं से कोशिका को ही इंगित करेगा। एनाटॉमी पढ़ने का सबसे सौहृद तरीका जो है, समृद्ध तरीका जो है, वो ये है कि आप सफिक्स और पफिक्स को, यानी कि पूर्व लगने वाले शब्दों को और अंत में लगने वाले शब्दों को अपने जेहन में, मस्तिष्क में बिठा लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर पहले लग जाए तो वो उसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। जैसे हीम शब्द है, हिमाटोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं रक्त को ही प्रतिबिंबित करेगा। ऑस्टियो जो शब्द है, OSTEO, ऑस्टियो, ऑस्टियो शब्द हमेशा अस्थि को ही या अस्थि से संबंधित विषय को प्रदर्शित करेगा। नेफ्रो जो शब्द है वो आपके किडनी से संबंधित विषयों को प्रदर्शित करेगा। ऐसे आइटिस जो पफिक्स है, पफिक्स है, वो क्या करेगा, एक विशिष्ट रोग को प्रदर्शित करेगा जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के नाम से जानी जाती है। आइटिस से संबंधित एक एक रोगों का नाम हो जाए आप लोगों के द्वारा। ऐसे रोगों का नाम बताइए जिसके अंत में आइटिस आता हो। डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हाँ ठीक है, एक आदमी एक बता के कृपा करें। अभी किसी ने डायबिटीज बोल दिया था बीच में से। ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस। ये देखो कि बहुत गंदी स्पेलिंग लिखी है दीक्षा जी आपने, है ना। बोल सही दिया लेकिन स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। हाँ, साइनोसाइटिस, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल भी आगे लगा लो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, बीमारी, दिमागी बीमारी सर्विसाइटिस, है। पैनक्रियाटिस, हाँ, पैनक्रियाटिस, ठीक है। और अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, हाँ अर्थराइटिस बहुत बढ़िया रोग है। ऐसे ही तकरीबन 100 से ज्यादा रोग हैं आइटिस से।
ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आप लोगों के सामने। ऐसे ही आप जाएंगे, अच्छा देखो आपके नेट में एक सिलेबस में वो डिजीजेस का भी सेक्शन है, तो वहां पे आपको ये सब याद रखना होगा, ऐसे बीमारियों को याद करने का तरीका। जहां भी आइटिस शब्द आए वहां क्या बढ़ा हुआ है? वात पित्त कफ में क्या बढ़ा हुआ है? आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, माने स्पेस, वात से संबंधित रोग जो है, जैसे अर्थराइटिस है, अब वो क्या है, वो संधिवात उसे बोलते हैं। हिंदी में अर्थराइटिस का अगर आप नाम देखें तो बोलेंगे संधिवात, है ना। तो आइटिस वाला जो शब्द है वो वात से संबंधित है, और ये आप अपने मस्तिष्क में बिठाए रखिएगा। ठीक है, बैक टू पवेलियन वापस आते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता रहा था कि हर जगह, हर एनाटॉमी के सारे शब्द जो हैं वो किसी ना किसी विषयों के अनुरूप होते हैं, किसी ना किसी, अच्छा किसी डॉक्टर को आप बड़ा सा नाम लिख के दे दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस नाम को 3-4 हिस्सों में तोड़ देगा, और उन्हीं 3-4 हिस्सों में कोई एक ऐसा नाम होगा जिसको वो पकड़ के जान जाएगा कि ये इससे संबंधित बीमारी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, हम ही लोगों के सामने आती हैं कि वो, अब ब्लड कैंसर का कोई 12वां प्रारूप है, अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट देखी, उसमें इतना लगभग 15-16 शब्द का उस बीमारी का नाम दिया हुआ था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक जगह उसमें हीम लिखा पड़ा था, तो मैं ये बात समझ गया कि ये ब्लड से संबंधित है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके सामने पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज से संबंधित बीमारी है, परंतु जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे साइटो शब्द जो है वो कोशिका से संबंधित है, और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, कोशिका विज्ञान के पिता के तौर पे रॉबर्ट हुक स्थापित है। कोशिका विज्ञान के पिता के रूप में रॉबर्ट हुक स्थापित है। रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला, लैटिन भाषा, ये भी याद रखिएगा, कई सारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी खुद सारी की सारी लैटिन से और मिस्र की सभ्यता से निकली हुई भाषा है। लैटिन भाषा के सेल्यूला से लिया गया है। कोशिका शब्द जिसका अंग्रेजी रूपांतरण ब्रैकेट में लिखिएगा सेल, लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। सेलुला से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा कमरा, एक छोटा कमरा। अच्छा, एक अब वापस आते थोड़ा सा शब्द की तरफ, ध्यान दीजिए। फोन को हम लोग सेल बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? फोन है तो उसको बोलेंगे हाँ सेल, सेल फोन बोल सकते हैं। टीवी चलाने वाला जो रिमोट है उसके अंदर भी एक सेल है कि नहीं है? जेल को भी सेल बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि कुछ है जो चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, और अंदर उसके कोई ना कोई विशिष्ट तत्व है। यही शब्द सेल बना, और वो सेलुला से लिया गया, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, बहुत छोटा कमरा, ठीक है। और हमारे वैज्ञानिकों ने, जो भी अंग्रेज वैज्ञानिकों ने जिन्होंने भी सर्च करा है, उन सभी लोगों ने, खास करके रॉबर्ट हुक का योगदान इसमें बहुत ज्यादा माना जाता है, स्लाइडेन स्वान का योगदान माना जाता है, तो सभी लोगों ने सिर्फ एक बात ये देखा कि वो एक आलू में रोग, मोज़ैक रोग को ढूंढ रहे थे, ठीक है, और उस रोग को ढूंढने के दौरान छोटा सा कॉर्क उन्हें दिखा, और उस कॉर्क में उन्हें लगा कि ये समथिंग, ये कुछ तो ऐसा है जिसके विषय में अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जानबूझ के खोजी गई चीज नहीं थी, एक्सीडेंटली खोजी गई चीज थी। कोशिका, ऐसा नहीं था कि कोशिका को खोजने के लिए गए थे, वो तो किसी रोग, किसी डिजीज पे कार्य कर रहे थे, और उस डिजीज पे कार्य करने के दौरान उन्हें ये कोशिका मिल गई, और सिर्फ एक्सीडेंटली वो उसके पिता भी बन गए, यानी कि किसी को पता नहीं था कि 100 सालों के बाद, क्योंकि सबसे मूलभूत योगदान जो है वो तकरीबन 99 वर्षों के बाद, जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज लिया, उसके बाद 1774 में, 1774 में न्यूक्लियस से संबंधित खोजें आगे बढ़ी, और उस समय ये माना गया कि रॉबर्ट हुक ने वास्तव में एक ऐसा कार्य कर दिया है जिस पे बहुत सारा कार्य किया जाना चाहिए, और फिर थियरी, सिद्धांत आने शुरू होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, वैज्ञानिकों का योगदान, कोशिका में वैज्ञानिकों का योगदान। टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे ताकि ये समझ सकें कि हमें किसे क्या देना है ना, हमें याद भी रखना है इन सारी चीजों को। सबसे पहले 1665, पहले ईयर लिखिएगा,
कि सन में, फिर वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा और क्या किया। 3 हेडिंग, 3 खाने का टेबल बना लो। पहला है 1665, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। आगे लिखिए कोशिका की खोज। एक कॉर्क थी बोतल, उसी की कॉर्क के ऊपर इन्होंने देख लिया था। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिएगा कहाँ उन्होंने लिखा था इसके बारे में, ये भी बड़ा जरूरी है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस जगह पर खोज के लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम है, जहां पे पहली बार कोशिका के विषय में लिखा गया था। तो एक लाइन ये कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, और पॉइंट वाइज लिखिएगा हेडलाइटर्स के तौर पे, ताकि आप अपने नोट्स किसी के साथ शेयर भी कर सकें, ठीक है, भविष्य में। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए 1674, 65 हो गया, फिर 74, 74 में लिखिए ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक वैज्ञानिक। आगे लिखिए जीवित कोशिका का अध्ययन, वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेन हॉक, और इनका कार्य क्या था? जीवित कोशिका का अध्ययन। और जानते हो कहाँ पे इनको, इन्होंने अध्ययन कहाँ पे किया था? ये सर दांत, दांत देख रहे थे। हाँ, सर इनकी टर्म्स थोड़ी इंग्लिश में बता दीजिए। क्या इसमें क्या टर्म्स है? जीवित कोशिका जो आप बोल रहे हो, जीवित मतलब कोशिका है भगवान। भारत में जीवित कोशिका का मतलब, जीवित मतलब जो जिंदा है, कोशिका का नहीं, मतलब लिविंग सेल। लिविंग सेल। मतलब मुझे था कि इनका इंग्लिश में एग्जैक्ट कोई टर्म होगा कि मैं अपनी तरफ से ना लिखूं, क्योंकि नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, लिविंग इसमें सेल, लिविंग सेल। जब कोई टर्म होगा तो मेरा दिमाग खुद ही क्लिक करेगा कि भाई साहब कुछ अंग्रेज भी होंगे कक्षा में, कृपया कर उन्हें तुरंत प्रतिबिंबित करें। आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। जैसे ही कोई टर्म ऐसा आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिका विज्ञान, तो ये हिंदी वालों के लिए बहुत आसान शब्द है, लेकिन अंग्रेजी वालों को तो याद करना पड़ेगा, साइटोलॉजी। समझ रहे हो? तो लॉजी तक तो ठीक है, लेकिन अब साइटो को भी तो याद करना पड़ेगा। तो मैं बता दूंगा, अगर कोई टेक्निकल टर्म आएगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। क्या कर रहे थे ये जानते हैं ल्यूवेन हॉक साहब? ये दांत का अध्ययन कर रहे थे। तो दांत के पीछे खुरचन खुरचन करके जो होती है पीछे वाले दांत में, दांत समझते हो ना, टिथ, उसमें उसमें देखा कि कुछ कोशिकाएं हैं जो मूवमेंट में है। वहां इन्होंने अध्ययन किया। सारी चीजें एक्सीडेंटल हो रही हैं, देख रहे हो आप। आगे लिखिए तीसरा। अब बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की, जब उन्होंने अपने केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया। देखो दो तरीके के सिद्धांत हैं। एक तो कुछ किताबें कहती हैं कि 1775 में इन्होंने खोज लिया था, और कुछ बोलते हैं कि 1831 में, 30-31 में लिखा था। तो ये जहां भी विवादित प्रश्न आता है, नेट वाले सोचते हैं कि हम दूर रहे। ठीक है, तो आप दोनों ब्रैकेट में लिख सकते हो, 1775 भी डैश करके 1831 भी। रॉबर्ट ब्राउन, वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन। और क्या इन्होंने कार्य किया? कार्य, इनका कार्य तो सटीक है, केंद्रिका का खोज किया। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रक और केंद्रिका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई, इसका खोज करा। और ये तथ्य बिल्कुल, इसमें वर्ष का कुछ लेना देना नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद देखिए 1824 में, 1824 में स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, SCHLEIDEN, स्लाइडेन। और बाकी हिंदी वाले बड़ा वाला स का आधा, लोपरा की मात्रा, ई डोपरे की मात्रा न, स्लाइडेन। ठीक है, और स्वान, स्वान की स्पेलिंग है SCHWANN। इन दोनों का बड़ा बड़ा नाम है, मैथिस जैकब स्लाइडेन बोलते हैं। तो आप MJ स्लाइडेन लिख सकते हैं, और स्वान का है थियोडर स्वान, तो T.स्वान, SCHWANN। 1824 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे सेल थियरी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थियरी प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे लिखिए। कौन सी थ्योरी बोली सर? सेल थियरी, सेल थियरी जो पढ़ रहे हैं उसी का सिद्धांत। अरे बेवकूफ बनाया था इन लोगों ने वो सिद्धांत, अगर आप लोगों को मौका मिलता तो आप लोग दे देते। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव शरीर जो है कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो इनके लिए, इस बात के लिए इनको पद्म विभूषण से नवाजिए आप लोग। हाँ, दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है,
अब इसके लिए आप इनको चाहें तो अर्जुन अवार्ड भी दे सकते हैं इस लाइन के लिए। मतलब कुल 4-5 बातें कही इन्होंने स्लाइडन स्वान ने, और ऐसी कोई बात नहीं की जिसको सुन के बड़ा आनंद है मुझे व्यक्तिगत तौर पे। इसको सिद्धांत कह के काम चला दिया। जैसे नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी नेचुरोपैथी के पिता हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वैसा ही है, मतलब महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया जीवन में, लेकिन फिर भी वो नेचुरोपैथी के पिता बन गए, है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? हमें पढ़ाया गया है कि 10 सिद्धांत, नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत क्या क्या है? पहला सिद्धांत है रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, पहला सिद्धांत ये है। अब ये कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत जानते किसे बोलते हैं? कि यदि किसी जल में किसी भी आयतन की वस्तु डुबोई जाए तो उससे प्रतिस्थापित जल उसी वस्तु के आयतन के भार के बराबर होगा। आर्किमिडीज थियरी, बर्नौली थियरी ऐसी ही, कुछ बर्नौली थियरी भी ऐसी ही चलती है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत था ना ये, कि इफ वी ड्रॉप समथिंग इन वाटर, तो हमें जो बाहर पानी प्राप्त होगा वो उस ड्रॉप्ड बिंदु के बराबर ही होगा, उसके आयतन के घनत्व के बराबर ही होगा, समथिंग ऐसा ही कोई सिद्धांत होता है। तो सिद्धांत का मतलब जो बहुत थियोरेटिकल चल रहा हो, या पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कि जो लंब है और आधार है, इन दोनों का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये थियरी है ना पाइथागोरस थियरी। लेकिन स्लाइडन स्वान की थियरी में उतना दम नहीं है जैसा मुझे लगता है दूसरे वैज्ञानिकों ने, दूसरे क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने दिया है। स्लाइडन स्वान की थियरी भी मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, कोशिका विभाजन। वर्ष क्या है? 1855, 1855। वैज्ञानिक का नाम, रचना करने से वीरचो है। हाँ ठीक है, बॉडी इटसेल्फ क्योर डिजीज, वही मैंने भी लिखा था। क्या है नाम? विरचो, रुडोल्फ विरचो इनका नाम था, जो वैज्ञानिक है। और इन्होंने कार्य क्या किया था? इन्होंने कार्य किया था कोशिका का विभाजन खोजा था। और सबसे क्लासी चीज पूरे सेल में मुझे यही लगती है, सेल डिवीजन। अगर आप देखेंगे सेल डिवीजन तो आपको लगेगा कि आप जो है वो विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये तो बाकी सारी चीजें तो ऐसी ही हैं। ठीक है, मतलब सर इजी एक बार बहुत। नेम रिपीट कर दीजिए। विरचो, विरचो की स्पेलिंग VIRCHO है, रुडोल्फ विरचो। हिंदी वाले लोगों को याद करने के लिए एक टेक्निक बहुत बढ़िया मैं बताता हूँ। अच्छा, रचना करने का क्या मतलब होता है? बनाना है कि नहीं है? रचना करने का मतलब, तो मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज रचो, रच दो, रच दो का मतलब वही रचना कर लो, यही ना? तो कोई सर इसका ईयर कंफर्म करेंगे? हाँ 1855। तो ठीक कोई चीज रचना कर दो, तो रचना करने का मतलब कोई चीज टूटे तभी तो रचना करोगे, है ना? क्या चीज टूटे? कोशिका टूटे। तो कोशिका जो टूटे उसकी रचना किसने, उसकी खोज किसने की? विरचो ने। इजी है याद करना कि नहीं? अभी सारे वैज्ञानिकों का नाम आप अभी इसी कक्षा में आज याद करेंगे, देखिएगा अभी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, आगे लिखिए। 1953, 1953, 1953। एक मिनट सर, मुझे एक डाउट है। प्लीज। ये कोशिका का सिद्धांत जो सेल थ्योरी था 1864 में बोले हैं ना सर? 1864 में नहीं, मैंने बताया 1824 कोशिका सिद्धांत। लेकिन इसे जो है पूरी तरीके से जो लॉन्च किया गया वो 1839 में किया गया था, लेकिन 1824 जो है उसमें ये सिद्धांत बताया जा चुका था स्लाइडन के द्वारा। स्वान ने इसमें बाद में थोड़ा सा योगदान और दिया, और 1839 में प्रकाशित हुआ अच्छे तरीके से। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे हम लोग? वॉटसन एवं क्रीक। लिखिए, वॉटसन एवं क्रीक। वर्ष है 1953, 1953। सर साइंटिस्ट का नाम बताइए ना प्लीज। वही तो बोल रहा था, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन, वॉटसन इस बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसी ने तो सबसे ज्यादा मारा, वॉटसन ने ही, है ना? और क्रिक, CRIC, क्रिक। क्रिकेटर से क्रिक याद कर सकते हैं आप, क्रिक। ठीक है, क्या इन्होंने बताया था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। डीएनए जो होता है वो उसके हेलिक्स को, आपने लोगों ने डीएनए देखा इस तरीके से मुड़ा हुआ दिखाता है, बिल्कुल, है ना? वो डबल हेलिक्स संरचना उसे बोलते हैं। डबल हेलिक्स को हिंदी वालों को हिंदी में लिखना पड़ेगा,
अंग्रेजी वाले जो हैं उसको इसी तरीके से लिख लें, क्योंकि ये अंग्रेजी का ही शब्द है। डबल हेलिक्स संरचना का मतलब होता है कि उसका जो जो किस तरीके से वो बनावट है, उसकी क्या बनावट है। ठीक है, आगे लिखिए। 1888, एक और साल पीछे का, 1888, ये क्रोमोसोम्स की बात आती है। वाल्डेयर वैज्ञानिक का नाम है, और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और 1955 एक जीई पैलिड राइबोसोम्स, जीई पैलिड राइबोसोम। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्रोमोसोम 1888 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। वाल्डेयर, 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 वाल्डेयर। और 1955 का साइंटिस्ट कौन बोला सर? 1955 जीई पैलिड राइबोसोम्स, जीई पैलिड, PALADE, पैलिड। आगे लिखिए, अगेन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857, ठीक है, 1857, 1857। ये साल बड़ा जरूरी है भारतीयों के लिए। सन 1857 की क्रांति इसी समय हुई थी, आप सभी को याद होना चाहिए। मंगल पांडे जो थे, वो मेरठ में उन्होंने सबसे पहले बम फोड़ दिया था। ठीक है, और हिंदुओं में और मुसलमानों में ये बात घोषणा कर दी थी कि जो बम बनाए जाते हैं वो गाय की चर्बी और सूअर के मांस से बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग बम नहीं फोड़ेंगे। और इस पे प्रथम पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। पहली बार भारतीयों के अंदर स्वाभिमान जगा था और भारतीय एकत्रित हुए थे। रानी की झांसी जो थी, है ना, झांसी की जो रानी थी, रानी की झांसी नहीं, जो झांसी की रानी थी, उनका योगदान निकल के आया और उन्होंने अपना पूरा अपने आप को स्थापित किया। पहली बार किसी महिला के तौर पे ऐसी क्षत्रप महिला भी हमें देखने को मिली थी। अहिल्याबाई होलकर का जमाना था ये, जब देश में बहुत वीरांगनाएं जन्म ले रही थी। ठीक है, तो ये 1857 है, जब माइटोकॉन्ड्रिया का रिसर्च हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। कॉलिकर एक है, अल्बर्ट कॉलिकर, वो पहली बार इस पे कार्य करना शुरू किए थे, रिसर्च। लेकिन इनका नामकरण कर दिया था कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने नामकरण किया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। और खोजा किसने? कॉलिकर ने। उन्होंने इसका नाम जानते क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का प्रश्न कैसे बनेगा अगर बनता है तो। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से, जब माइटोकॉन्ड्रिया की रिसर्च हुई थी तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता था? प्रश्न ऐसे बनेगा। किसी को पता है ये नाम? बायोब्लास्ट नाम दिया था, बायोब्लास्ट। ये पहली बार कॉलिकर ने नाम दिया था, बायोब्लास्ट। स्पेलिंग होती है BIOBLAST। सर प्लीज ये बायोब्लास्ट का दोहराइए ना। BIOBLAST, बायोब्लास्ट। स्पेलिंग नहीं सर, नामकरण जो कार्ल बेंडा ने नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया, और खोज लगवाई थी अल्बर्ट कॉलिकर। हाँ, कॉलिकर ने। और उनके साथ में मिलके अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे बायोब्लास्ट कह दिया था। अल्टमैन, ये सब लोग एक दूसरे के साथ के साथी थे, रिसर्चर्स थे, इन लोगों ने साथ में मिलके काम किया। तो 3 नाम याद रखिएगा ये, ठीक है? कॉलिकर, अल्टमैन और बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण है बेंडा, रिसर्च है कॉलिकर, और जो बायोब्लास्ट नाम है वो है आपके अल्टमैन। ठीक है, चल उसके बाद अगला नाम लिखिए, कैमिलियो गोल्जी, 1898, 1898, 1898। सर वैज्ञानिक नेम? कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी, CAMILLOGOLGI। तो थोड़ा धीरे से बताओ ना।
मैं TMI। को ये बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग राज्यों से हम लोगों के साथ ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भाषा शैली अलग होती है। तो आप लोग बिल्कुल इस बात पे फोकस बनाए रखिए, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग, हाँ, क्या कह रही थी आप? साइंटिस्ट का नाम दोहराइए। कैमिलो गॉल्जी, CAMILLO, कैमिलो गॉल्जी। कार्य क्या था इनका? गॉल्जी अपैरेटस की खोज, गॉल्जी अपैरेटस की खोज, गॉल्जी अपैरेटस की खोज। फिर अगला है 1974, 1974 वर्ष है 1974, और वैज्ञानिक है डी डूवे, डी डूवे, DE, अरे दुबे लिख लो यार, ऐसे नहीं याद हो रहा तो DUVE, वी का हटा के बी बना देना है, और क्या दिक्कत है? डूबे नाम, काम इनका वही डूबने वाला ही है, काम इनका सारा डूबने वाला। क्या है कार्य? इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य यही है कि कोशिका को डुबो देता है। जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट प्रवेश किया और वो कोशिका के लिए खतरनाक है, लाइसोसोम खुद ही फट जाता है, और अपने तो मरता भी है, वो कोशिका भी मर जाती है, और उसके अंदर जो फॉरेन एलिमेंट है वो भी मर जाता है। तो देखिए कितने अच्छे वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। डूबे लेके ही, कोशिका ही ले डूबे, है ना। पूरी कोशिका अंदर समाप्त। जय हिंद, जय भारत। इतनी ही रिसर्चेस जो है वो आपके लिए आवश्यक है इसमें, ठीक है। बाकी अन्य रिसर्चेस जो है वो प्रश्न संगत नहीं होती है। आपको अगर न्यूक्लियस पता हो, कोशिका पता हो, माइटोकॉन्ड्रिया पता हो, गोल्गी अपैरेटस पता हो, और ये DNA पता हो, तो इतने में आपका कार्य बिल्कुल तत्पर रहेगा, ठीक है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सेल, छोटी सी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यानी सेल्स हैव टू टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगेन हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक को सिर्फ यू नहीं लिखते हैं, ई आगे उसमें साइलेंट है, EUKRKARYOTIC, यूकैरियोटिक सेल, CELL। और प्रो में तो आप समझते ही हैं कि PRO, प्रो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, प्रो जो है ना, उसका नाम जैसा है वैसा ही काम भी है। प्रो का जैसा नाम है वैसा काम है, यानी हर चीज प्रो टाइप की है उसकी। प्रो का मतलब बहुत तीव्र नहीं, तेज नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बहुत कम कार्य है इसका। लिखिए, अब 3 डंडे खींच लीजिए फिर से। एक में लिख लीजिए मुख्य अवयव, यानी मेजर एलिमेंट क्या कार्य करता है, या डेफिनेशंस लिख सकते हैं आप, डेफिनेशंस पहली हेडिंग में। दूसरे में लिख लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स, और तीसरे वाले में प्रोकैरियोटिक सेल्स लिख लीजिए। 3 हेडिंग डाल लीजिए। आपके काम का यूकैरियोटिक ही है तो फोकस बनाइएगा यूकैरियोटिक पे। प्रो वाले को तो सिर्फ हल्का हल्का डैश कर करके लिख लेंगे, है ना, तो काम चल जाएगा। देखिए डेफिनेशन पहला, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक में लिखिए डेफिनेशन, जो पहला वाला आपने डेफिनेशन में लिखा है ना, उसके अंदर लिखिए, परिभाषा में लिखिए, यूकैरियोटिक सेल में लिखिए, कोई भी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक, जिसके अंदर केंद्रक एवं कोशिका भित्ति अर्थात मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, कोशिका भित्ति से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, वो यूकैरियोटिक कहलाती है, यूकैरियोट्स कहलाती है। अब प्रोकैरियोटिक में लिख लीजिए,
ऐसी कोशिकाएं जिसमें मेम्ब्रेन ही गायब होती है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें मेम्ब्रेन ही गायब होती है। Any cells that doesn't contains a membrane bound to nucleus or other organelles, ये अंग्रेजी वाले लोग लिख सकते हैं। हिंदी वाले लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले वाले में यानी यूकैरियोटिक में एक क्लियर डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, यानी एक भित्ति होती है, एक आवरण होता है, और दूसरे हिस्से में अर्थात जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, उसमें क्लियरली डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ओके, अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं, दूसरी में डाल लीजिए एग्जाम्पल्स, दूसरी लाइन लिखिए एग्जाम्पल्स, इसका क्या उदाहरण और उसका क्या उदाहरण। यूकैरियोट्स के उदाहरण हम लोग खुद ही हैं, सारे जीव जंतु जानवर, जितने भी जानवर है जीव जंतु हैं, पौधे, फंगी, ये सब प्रो यूकैरियोट्स के हैं। प्रोकैरियोट में दो ही चीजें मेजर हैं, एक है आर्चिया, ARCHE, जिसे आर्किया भी बोला जाता है, आर्किड्स भी बोलते हैं, ARCHE, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, अब आगे लिखिए केंद्रक कैरेक्टरिस्टिक में जो पहली वाली लाइन है उसमें लिख लीजिए केंद्रक की स्थिति, यानी न्यूक्लियस स्टेटस, न्यूक्लियस। यूकैरियोट में लिखिए इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक होता है, और उसमें लिख लीजिए इसमें तो गायब ही होता है, एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। आगे लिखिए फिर आज ये पहले वाले लाइनअप में कोशिका का आकार, सेल साइज, सेल साइज 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक ये हो सकती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। और इसमें लिखिए प्रो वाले में ये 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक की ही होती है, 1 माइक्रोमीटर to 1 माइक्रोमीटर to 5 माइक्रोमीटर, नॉट बिगर देन दैट। आगे लिखिए डीएनए कंडीशन, डीएनए कंडीशन, यूकैरियोट्स हाईली रेगुलेटेड होती हैं, यानी पूर्णतः डीएनए के प्रभाव से युक्त होती है। और इसमें लिखिए प्रोकैरियोट में इट रेप्लिकेट, इट अंग्रेजी में पहले लिख लीजिए इट रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम एट वंस, इंटायर जीनोम एट वंस, और हिंदी में लिख लीजिए इसमें सिर्फ एक सूत्र होता है, एक सूत्रीय संरचना होती है, इंटायर जीनोम एट वंस, इट रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम एट वंस। अंग्रेजी में एक सूत्रीय संरचना यानी डीएनए की कम उपस्थिति होती है। आगे लिखिए क्रोमोसोम्स की स्थिति, क्रोमोसोम्स स्टेटस, यूकैरियोट में एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है। ठीक है, अब आगे वाली जो है उसको मतलब ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, अब ये जारी ही रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन दोनों में इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रोथ उसमें आ जाइए, जैसे मान लीजिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो इन दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रश्न हमेशा ऐसी चीजों से बनता है जिससे आप कंफ्यूज हो। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य इन दोनों में उपस्थित होता है, नियत मात्रा में कोशिका द्रव्य इन दोनों में होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन दोनों में उपस्थित होती है। अब बात आती है ग्रोथ रेट की, अगली लाइन लिखिए ग्रोथ रेट, ग्रोथ यानी वृद्धि,
प्रोकैरियोट्स बहुत तीव्रता से बढ़ती है, जो सेकंड लाइन में लिखिएगा। फर्स्ट लाइन में लिखिए यूकैरियोट्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्लोअर ग्रोथ रेट। जो हम लोगों की कोशिका की अभिवृद्धि है वो धीरे धीरे होती है, वहीं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह, वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो सबसे मेन लाइन है वो है सारे ऑर्गेनल्स की उपस्थिति अपने वाले में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, प्रो में नहीं होती है। सर अभी का पॉइंट प्लीज फिर से दोहराइए ना। सारे ऑर्गेनल्स की उपस्थिति, ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग हिंदी में लिख सकते हैं। कोशिका के अन्य जितने भी अंग हैं वो सब हमारे में उपस्थित होते हैं, परंतु प्रो वाले में अनुपस्थित होता है, प्रो में अनुपस्थित होता है। और ये लाइन आपके पूरे, जितना मैंने आपको पिछले एक घंटे से मैं बोल रहा हूं, उन सारी लाइनों का मूल है। यानी कि आपको अगर आपसे कोई पूछे, अब पेन डाउन कीजिए, थोड़ी सी चीजों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। इन दो चीजों में कंफ्यूजन लाजमी है। मैंने 50 छात्रों को देखा है जिनको बहुत अच्छे से ये पता होता है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, लेकिन वो मौके पे जाके रॉबर्ट ब्राउन को मार आते हैं। आनन फानन में, जल्दी में, अरे ये प्रश्न तो मुझे आता है, तुरंत मार देते जैसे ही प्रश्न देखा। अतः आपसे अनुरोध है कि कभी भी परीक्षा दें तो कोशिश कीजिए कि पानी पिए जब प्रश्न आता हो तो, क्योंकि प्रश्न आएगा तो दिमाग बहुत तेजी से स्वीकार कर लेता है। और बहुत रिलैक्स होके पहले एक बार दो बार पढ़िए प्रश्न को। रॉबर्ट हुक और ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद रहेंगे वो मैं बताता हूं। आंखों का केंद्र बिंदु क्या है? आइरिस, जो ये काली वाली पुतली है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको भूरी दिखाई देगी। ठीक है, भूरी दिखाई देगी नहीं देगी? बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, कुछ अधिकतर लोगों की ये भूरी ही होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो चीज मध्य में है वो ब्राउन है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। आसान है, ठीक है, कठिनाई है? अच्छा, कोशिका विभाजन किसने सर्च किया? याद करके, लीडेन। नहीं नहीं, याद कीजिए। कोशिका रुडोल्फ विभाजन यानी विर्चो विर्चो, विर्चो विर्चो, हाँ। रुडोल्फ को भूल जाइए, रुडोल्फ भूल जाएंगे आपको, नहीं तो रुडोल्फ नाम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विर्चो, देखिए किसी ने लिखा है एक और बढ़िया चीज, ब्राउन में एन लास्ट में आ रहा है तो एन से न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन वो अगर वो और कंफ्यूजिंग हो, इससे बेटर ये है कि सिंपल तरीके से याद रखिए कि ब्राउन जो है वो केंद्रक को जो मध्य में है उसे डिस्कवर किए थे। विरचो अर्थात जिन्होंने रचना करने वाले को तोड़ने वाला खोजा था, कोशिका विभाजन को। अभी आगे कोशिका के कई सारे फेज भी आने वाले। ठीक है, अब बात आती है कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर है। एक एक अंतर बताना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आरती जी से। एक अंतर बिना देखे। सर प्रोकैरियोटिक में के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया नहीं और नहीं, यूके एग्जाम्पल नहीं। प्रोकैरियोट में क्या होता है जो यूकैरियोट में नहीं होता है, या यूकैरियोट में क्या है जो प्रोकैरियोट में नहीं है? सर यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक उसमें होता है लेकिन वो नॉट डिफाइंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। रवि शर्मा। इसमें सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अच्छा ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? वो बाहर की होती है, उसके पूरी कोशिका की होती है वो। सेल वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड, रिजिड और सेमी परमेबल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉफ्ट और सेमी परमेबल होती है। हार्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे इतनी हार्ड हो जाए, जैसे आप किसी पत्थर को पानी में डुबो दीजिए तो वो पानी को सोक नहीं करेगा, जल्दी नहीं सोखेगा। लेकिन अगर आप जैसे छुहाड़े को डुबो दीजिए और किशमिश को डुबो दीजिए तो छुहाड़ा जितनी देर में फूलेगा, किशमिश उसका आधा समय लेगी और फूल जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो कोशिका है वो सेमी पेमेरेबल है। कोशिका यानी किशमिश के जैसी है। किशमिश की जो स्किन है उससे पानी अंदर तो जाएगा, लेकिन किशमिश जल्दी फूल जाएगी और एक छुहाड़ा जो है उसको बड़ा समय लगेगा।
ठीक है, तो वो छुआड़ा जो है वो सेल वॉल का उदाहरण हो सकता है, उसकी जो भित्ति है, और सेल मेम्ब्रेन का बेहतरीन उदाहरण है वो कोश ये हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कौन बताएगा? बिना देखे बताओ फटाफट, फिर याद हो कुछ। रॉबर्ट कोशिका सेल की खोज की थी सर। चलिए, रेड सेल का इन्वेंशन किया था। अच्छा, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया? वाटसन डीएनए डबल डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एक शब्द याद रखिएगा, इसमें आपने एक नाम लिया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी हटा देंगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑक्सी शब्द आया है ना, ऑक्सीजन से संबंधित कुछ तो इसमें योगदान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, जब मैं आपको फिलोसफी पढ़ाऊंगा, जब प्राणायाम बताऊंगा, तो वापस इसको कनेक्ट करा दूंगा आपसे कि क्यों हम लोग अष्टांगा को एनाटॉमी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड एक शब्द आया है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है न्यूक्लिक एसिड, अर्थात वो चीज जो न्यूक्लियस के एसिड के तौर पर स्थापित है, और न्यूक्लियस का एसिड अर्थात ये कहाँ उपस्थित होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। डीएनए की अधिकतर मात्रा जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब एक प्रश्न आता है बड़ा शानदार, कि अगर न्यूक्लियस में डीएनए, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। अब एक और प्रश्न, ये प्रश्न पिछले ही नेट में पूछा था, गजब की बात देखो, कौन सी कोशिका होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता? न्यूरॉन। आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसके अंदर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में वो डीएनए का जो गुण है, खून का जो बोलता है ना कि मेरा खून है, ये बोलते कि नहीं? आपके पिताजी आपको बोलते होंगे ये मेरा खून है। खून तो है, लेकिन अब डीएनए ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस, खून के अंदर तो डीएनए ही नहीं था। खून का मेजर हिस्सा जो आरबीसी है उसके अंदर डीएनए ही नहीं है, तो इसके अंदर मेरा डीएनए नहीं है क्या? डीएनए जाएगा, लेकिन वाया माइटोकॉन्ड्रिया होके। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ डीएनए होता है, ये बात याद रखिएगा। इफ नॉट न्यूक्लियस देन व्हाट? देन माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट? अगर न्यूक्लियस नहीं तो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ कोशिकाओं से संबंधित प्रश्न बहुत शानदार शानदार आते हैं, जैसे क्यों नहीं होता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कोई कोशिश करेगा बताने की कि केंद्रक है ही नहीं? केंद्रक का कार्य क्या है, सबसे मेजर टास्क क्या है केंद्रक का? ये जब मैं अभी लिखूंगा ये इन सब के बारे में भी, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्य होता है। केंद्रक का सबसे मेजर टास्क है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है केंद्रक का। और गजब की बात देखिए, तकरीबन 80 से 90% जो कोशिका का भार है वो इस केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। बाकी कोशिकाएं तो बहुत हल्की होती है, बाकी कोशिकांग जो है वो बहुत हल्का है। 80 to 90% जो सेल वेट है वो इसी कोशिका, इसी न्यूक्लियस के अंदर है, परंतु आरबीसी के पास में न्यूक्लियस ही नहीं है। इस विषय में आगे जानेंगे। आगे हेडिंग लिख लीजिए, क्या हेडिंग आपने डाली थी? कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, अब आगे लिखिए कोशिका के अंग, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग, हिंदी वालों को अंग्रेजी आ जाएगी, मैं आश्वस्त हूँ, अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी वालों को हिंदी जरूर आ जाएगी, है ना? सर पकड़ के बैठे हुए सब, हे भगवान ये कोशिकांग क्या चीज आ गया? सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका का अंग। योगाचार्य हैं तो अच्छी अंग्रेजी चाहे जितनी जान लीजिए, आपकी पूछ नहीं है, परंतु अगर आपने 1% भी हिंदी के शानदार शब्दों का उन्नयन कर लिया तो आप योगाचार्यों की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि हिंदी ज्यादा समझ जाए आप, या अपनी मातृभाषा। अगर आप अत्यंत दक्षिण भारतीय हैं तो आपकी भाषा शैली का भी सम्मान है, आप अपनी भाषा में, अर्थात जो जैसे कन्नड़ साहित्य है, तमिल साहित्य है, उन साहित्यों का अध्ययन भी उनकी भाषा में है सारा का सारा, तो आप अपने भाषा में भी चीजों को याद कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा का अच्छा प्रभाव है, तो हम कह सकते हैं कि आप लोग हिंदी ज्यादा सीखें। ठीक है, बहरहाल कोशिका के अंग, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले केंद्रक ही।
हेडिंग डालिए केंद्रक, न्यूक्लियस। लिखिए जनरली, सामान्यतया एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। पहली लाइन तो यही है, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। आगे लिखिए परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में, यानी सेवरल कंडीशंस और सेवरल टाइप्स, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक भी पाए जा सकते हैं या अधिक केंद्रक भी पाया जा सकता है। दो क्या, कई कई बार तो तीन तीन चार सा निकल आते हैं। लिखिए इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन है। आगे लिखिए केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कोशिका के भीतर यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। कोशिका द्रव्य जैसी संरचना यानी साइटोप्लाज्म जैसी संरचना केंद्रक के अंदर भी पाई जाती है। कोशिका द्रव्य जैसी संरचना यानी साइटोप्लाज्म जैसी संरचना केंद्रक के अंदर भी पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए केंद्रक पहला ऐसा कोशिका अंग था, केंद्रक पहला ऐसा कोशिका अंग था जिसे खोजा गया था। पहले मतलब वो पहला था जिसे खोजा गया हो। फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल के तौर पे यह स्थापित है, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल के तौर पर स्थापित है। आगे लिखिए केंद्रक डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। आगे लिखिए केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस कंटेन्स, केंद्रक के अंदर अत्यधिक मात्रा में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी न्यूक्लियस कंटेन्स genetic materials, most of the genetic materials, for example DNA with large variety of protein, यानी DNA और उसके साथ अत्यधिक प्रकार के प्रोटीन। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप हिस्टोन, HISTON। अगली लाइन में लिखिए हिस्टोन प्रोटीन। कलम बिल्कुल तूफान के जैसे चलाइए। मेरी उंगलियां जब मेरे कंप्यूटर पे नाचती हैं तो तकरीबन 80-85 शब्द 1 मिनट में टाइप हो जाता है, ठीक है। और यही रफ्तार से मैं, इसी रफ्तार से मैं मतलब कॉपी पे भी लिखता हूँ। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपनी उंगलियों को नचाइए, क्योंकि एक व्याख्याता यानी एक लेक्चरार, उसका सारा अस्त्र उसकी उंगलियां ही हैं। जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी उंगलियां जब नाचें तो बिल्कुल रफ्तार निकल के आए, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल कबूतर की टांग जैसी राइटिंग हो जाए इसी बीच में। राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा है। आगे आगे लिखिए। क्या क्या बोला था, मैं भूल गया क्या बोला मैंने। हिस्टोन सर, हिस्टोन। हाँ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। हाँ लिखो हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्रोमोसोम्स के निर्माण में योगदान देता है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नाम की संरचना, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम की संरचना अन्य
केंद्रक के अंगों को यानी न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स को सेफ्टी प्रदान करती है? सेफ्टी प्रदान करती है अन्य केंद्रक के अंगों को सेफ्टी प्रदान करती है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, केंद्रक आरएनए फॉर्मेशन में, आरएनए फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आरएनए फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही आरएनए कालांतर में प्रोटीन निर्माण करने में सहायक होता है। यानी दिस आरएनए synthesizes various kind of protein inside the cell and it forms by nucleus. आरएनए निर्माण में योगदान देता है। यही आरएनए कालांतर में यानी समय के साथ प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, आगे लिखिए। न्यूक्लियस गोलाकार, सर्कुलर या ओवल शेप का यानी अंडाकार आकार का होता है। अंडाकार आकार का होता है। कई बार इसके विभिन्न आकार भी देखे जाते हैं। इसके विभिन्न आकार भी देखे जाते हैं। आगे लिखिए। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई पाई जाती है या न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस पाया जाता है। स्पेलिंग है NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। आगे लिखिए। कोशिका विभाजन में यानी सेल डिवीजन की सेवरल स्पेसिफिक कंडीशन में, कुछ विशिष्ट परिस्थिति में केंद्रिका गायब हो जाती है। क्या हुआ स्वाति जी, उंगलियां थक गई आपकी? छूट गया? अच्छा, कॉपी भर गई? नहीं, हिंदी केंद्रिका थोड़ा वो कंफ्यूज अच्छा, हो रही थी, कोई कोई वर्ड नहीं कर ले दो, तभी दिमाग इसमें लगेगा थोड़ा सा, तभी प्लस माइनस होगा तो चलेगा, मैच करेगा। क्या लिखा? प्लीज रिपीट। कंडीशन में केंद्रिका। हाँ, सेल डिवीजन की सेवरल स्पेसिफिक कंडीशन में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है। लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। परंतु बाद में आफ्टर सेवरल टाइम इट गेट बैक अगेन, परंतु बाद में वापस प्रकट हो जाती है। वापस प्रकट हो जाती है। आगे लिखिए। न्यूक्लियोलस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फंक्शन, न्यूक्लियोलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोसिस में होता है। माइटोसिस अंग्रेजी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे केंद्रिका सूत्रण या सूत्रीय विभाजन में। सूत्रीय विभाजन मतलब समझते हैं जैसे धागे को कई हिस्सों में निकाला जाए ना, धागा है और धागे को दो हिस्सों में फाड़ दो, उस तरीके को उसे सूत्रीय विभाजन बोलते हैं। या बीच में से कट कर दो तो दो बन के आ जाते हैं, उसे सूत्रीय विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। माइटोसिस एंड मियोसिस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो माइटोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लियोलाई प्ले करती है। ठीक है, आगे हेडिंग डाल के रखिए प्रोटोप्लाज्म। और इसका अध्ययन हम लोग आगे जारी रखेंगे। कल हम लोग कोशिका को समाप्त कर लेंगे। कोशिका से संबंधित कुल 10 रोगों का नाम आपका होमवर्क है, आप लोग लिख के लेके आएंगे। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 24 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 23 से 24 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमें कुल अंत तक जाते जाते 150 प्रश्न ढूंढ के निकाल लेना है इस कोशिका से। यानी वी नीड टू फाइंड आउट अप्रॉक्सिमेट 150 क्वेश्चंस ऑल बाय रीडिंग आवर सेल्स। हमें कोशिका के अध्ययन आपने होमवर्क क्या बोला था? कोशिका से संबंधित 10 रोगों के नाम, 10 डिजीजेस बेस्ड ऑन सेल्स।
कोशिका से संबंधित 10 रोगों के नाम ढूंढ के लिख के लेके आएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी लेके आइएगा। कुछ हो सके आप कुछ ऐसा पा जाए जो मैं ना पाता हूँ तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। कल 1 बाय 1 10 लोगों को ये बोलना भी पड़ेगा। शुरुआत के जो मैंने 10 मिनट में आप खाता था, अब कल से आप खाएंगे, ठीक है। कि जो स्टार्ट जिसे बोलते हैं धन्यवाद ना। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कल जो है, कल से आप लोगों की बारी है, आप लोग बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। मंच पे आके बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे योग्यता बहुत निखरती चली जाती है, ठीक है। धन्यवाद सर जी। लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। वापस हमारी मुलाकात होगी अपने नियत धन्यवाद सर। कल, ठीक है। एक ही बार सबको धन्यवाद, अब 1 बाय 1 करके धन्यवाद दोगे और गुड मॉर्निंग बोलोगे तो काम हो जाएगा। सभी लोग ऐसे ही आइए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करिए। हाँ, डाउट्स इसके बाद शांति पाठ के बाद। चल कमर गर्दन सीधी, खूब गहरी सांस। ओम देव सत्वरितानि प्रासुः यद भद्रम तन्यासुः। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। करके आंखों पे लगा लीजिए। किसे क्या डाउट्स है? सर जीआरएफ के लिए एज कितना रहता है सर, ओबीसी कैटेगरी? मुझे लग रहा है 31-31 साल है। 31 31-32 ओबीसी का नहीं पता, लेकिन जनरल 30-31 साल में लेके चलते हैं ये लोग। यूजीसी की वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। मुझे लगता है आप एक बार जाके देखेंगे वेबसाइट पे तो वो लोग आपको ज्यादा क्लैरिफाई कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 30-31, जल्द से ज्यादा अगर 1 साल और बढ़ा दिए तो 32 कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं होता। यही एज ग्रुप लेके चलते हैं ये लोग। कहिए तो मैं एक बार रिसर्च करके चेक करके बता दूं आपको। सर कल के जो नोट्स छूट गए थे वो मिल जाएंगे क्या? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाके इस उसी वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार, समय सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारी अगली कक्षा है तुरंत ही, तो अब हमें अगली कक्षा में बैठने का आदेश दीजिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आभार, मंगल कामना, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।